जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत ने शुरू किया अपना प्रोजेक्ट कुशा का M1 इंटरसेप्टर। आर्चर NG अगले साल की शुरुआत में अपनी पहली उड़ान भरेगा। भारत के तेजस विमान ने दुबई एयर शो में नई ऊंचाइयों को छुआ। भारतीय ड्रोन स्टार्टअप राफे एम्फिर ने दुबई एयर शो में अपने कार्गो और स्वाम हेक्साकॉप्टर ड्रोन को प्रदर्शित किया। बढ़ते बड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया की तरफ से कहा गया है कि भारत को इग्ला-S हाथ से संचालित यानी कि हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति करने और लाइसेंस के तहत इग्ला के उत्पादन की अनुमति के लिए एक अनुबंध पर साइन कर दिए गए हैं। इग्ला-S एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि मैनपैड्स है, जिसे किसी एक व्यक्ति या फिर चालक दल के द्वारा दुश्मन के विमान गिराने के लिए दागा जाता है। रशियन मीडिया ने रोसबोरोनेक्सपोर्ट की तरफ से कहा है कि हमने पहले ही संबंधित दस्तावेज पर साइन कर दिए हैं और अब एक भारतीय निजी कंपनी के साथ मिलकर हम भारत में इग्ला-S मैनपैड्स के उत्पादन का आयोजन कर रहे हैं। बता दें कि भारत 3 दशकों से इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ DRDO पहले से ही अपने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नाम से अपने मैन पोर्टेबल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस को बना रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के ड्रोन स्टार्टअप राफे एम्फिर ने दुबई एयर शो में काफ़ी सुर्खियां बटोरी है और उन्होंने अपने अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। MR10 राफे एम्फिर का एक स्वाम ड्रोन है जो कि जटिल कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि दुबई एयर शो में MR20 हेक्साकॉप्टर ड्रोन जो कि 20 किलोग्राम तक का भार ले जाकर उड़ सकता है, उसे भी प्रदर्शित किया गया और इसे अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। MR20 लॉजिस्टिक में एक गेम चेंजर बनने के लिए तैयार है, खासकर कि चुनौतीपूर्ण इलाकों में और आगे के क्षेत्रों में, और इसे ऊंचे और दूर दराज के स्थानों पर तैनात सैनिकों तक आवश्यक वस्तुएं, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, लॉजिस्टिक्स के साथ एमुनेशन और हथियारों के परिवहन के लिए तैनात किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना खुद राफे एम्फिर की ड्रोन तकनीकी क्षमता से काफ़ी खुश है और पहले ही 48 MR20 हेक्साकॉप्टर ड्रोन के उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। MR20 और MR10 के अलावा राफे एम्फिर ने भारतीय सेना से निस्तार स्वाम ड्रोन की आपूर्ति के लिए भी एक अनुबंध हासिल किया है और यही वजह है कि राफे एम्फिर न केवल घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी भूमिका दिखाने को तैयार हो चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, दुबई एयर शो में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि 2 प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान दोनों अपने फाइटर जेट्स को प्रदर्शित करेंगे। भारतीय वायुसेना ने अपने 3 LCA तेजस फाइटर जेट्स को दुबई एयर शो में प्रदर्शित किया है, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने JF-17 को यहाँ प्रदर्शित किया है। और आपको बता दें कि JF-17 के लिए म्यांमार और नाइजीरिया की वायुसेनाएं ऑर्डर दे चुकी हैं। हालांकि इस संदर्भ में भारत का जो तेजस फाइटर जेट और पाकिस्तान और चाइना का JF-17 फाइटर जेट है, उनको एक ही पवेलियन में देखना किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान ने JF-17 को पिछली बार एयर शो से वापस ले लिया था। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों ही फाइटर जेट्स को हवाई प्रदर्शन के लिए 8-8 मिनट दिए गए हैं। पहले JF-17 उड़ेगा और उसके बाद तेजस फाइटर जेट आएगा और दोनों ही एयरक्राफ्ट अपनी क्षमता और मैन्यूवर्स को यहाँ प्रदर्शित करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय तेजस की नज़र ग्लोबल ऑर्डर्स पर है, जिसमें कि फिलीपींस एक संभावित खरीदार के रूप में उभर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एज इकाई की अल्तारिक ने HAL के तेजस फाइटर जेट पर अल्तारिक PGM का प्रारंभिक एकीकरण पूरा कर लिया है और मैंने आप सबको बताया था कि एज ग्रुप और HAL के बीच एक साइन भी हुआ था इन मिसाइलों को इंटीग्रेट करने को लेकर। और अब एज ग्रुप ने दुबई एयर शो में एक बड़ी घोषणा की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अल्तारिक लंबी दूरी की सटीक यानी कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को तेजस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने के लिए जो फिजिबल स्टडी है उसे पूरा कर लिया है। दोस्तों, ये जो MOU साइन किया गया है दोनों ही कंपनीज के बीच में, उसका उद्देश्य ये है कि भारत के तेजस फाइटर जेट और जो अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अल्तारिक LR PGM को इंटीग्रेट करना है। अल्तारिक की CEO की तरफ से कहा गया है कि हम दुनिया भर में तेजस के ग्राहकों के लिए अल्तारिक के मिशन प्रूवल लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन की रेंज पेश करने के लिए काफ़ी उत्सुक है। अल्तारिक फैमिली की जो मॉड्यूलर्स हैं वो हर मौसम, दिन और रात में अपना काम कर सकते हैं और अल्तारिक S को अल्तारिक LR में बदला जा सकता है, जिससे कि स्टैंड ऑफ रेंज 45 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि प्रोजेक्ट कुशा को लेकर आ रही है। बता दें कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम यानी कि LRSAM जो 150 किलोमीटर रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल है, उस पर फैब्रिकेशन का काम शुरू हो गया है, जिसमें कि कई मिसाइलों का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन किया जा रहा है और पहली इंटरसेप्टर मिसाइल की जो टेस्टिंग है
वो 2024 और 2025 के बीच में हो सकती है। बता दें कि LRSAM में M2 और M3 इंटरसेप्टर मिसाइलें भी होंगी जो कि 250 और 350 किलोमीटर रेंज की होंगी, जहां M1 इंडो इजरायली MRSAM पर आधारित होगी, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त बूस्टर स्टेज भी लगाए जाएंगे। वहीं जो M2 है वो एक नया डिज़ाइन होगा, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट्स M1 से ही लिए जाएंगे। लेकिन जो M3 है उसका मिसाइल स्ट्रक्चर वर्तमान में जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर्स है उसके आधार पर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो आप सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका ने स्ट्राइकर आर्मर फाइटिंग व्हीकल को साथ में बनाने को लेकर समझौता किया है, लेकिन इस बीच कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्राइकर जो डील है वो कई तकनीकी मुद्दों का सामना कर रहा है और जो वर्तमान का वेरिएंट है स्ट्राइकर का वो भारतीय सेना की विशेष जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। भारत बड़ी संख्या में इन्हें नहीं खरीदेगा क्योंकि इनकी पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और टेक्निकल मूल्यांकन भी इस और इशारा करते हैं कि स्ट्राइकर भारत के जो स्वदेशी अल्टरनेटिव्स हैं उनके साथ कहीं फिट नहीं बैठता, जिन्हें कि इंडियन कंपनीज ने बनाया है जैसे कि महिंद्रा और टाटा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने दोस्तों एक टेंडर जारी किया है आर्चर NG UAV के मैकेनिकल असेंबली सपोर्ट और इससे जुड़े एरो मैकेनिक एक्विजिशन के लिए। कहा जा रहा है कि आर्चर NG UAV का जो रोल आउट था वो 2023 में किया जाना था, लेकिन इसके निर्माण में कुछ देरी हुई है जिसकी वजह से ये जो शेड्यूल है वो 4 महीने और आगे खिसक गया है, यानी कि इसकी पहली फ्लाइट मार्च 2024 तक ही हो पाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि उनका जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 75 यानी कि Su-75 चेकमेट जो फाइटर जेट है उसका निर्माण उन्होंने शुरू कर दिया है। इस बारे में रशिया की रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन की तरफ से जानकारी दी गई है। बता दें कि रशिया का ये जो Su-75 चेकमेट है वो सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है और कहा जा रहा है कि इस स्टेल्थ विमान के शुरुआती डिज़ाइन में बदलाव भी किया गया है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के F-35 और Su-75 के बीच अक्सर तुलना को लेकर यानी कंपैरिजन को लेकर बहस होती रहती है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों ही फाइटर जेट्स अलग अलग देश के हैं, इसीलिए ये अपने एरिया में काफ़ी एडवांस हो सकते हैं। चेकमेट फाइटर जेट की विशेषता काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि ये खुफिया क्षमता के अलावा कम समय में दूर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है और इसकी इंजीनियरिंग भी काफ़ी एडवांस की गई है और इसे कम पैसों में तैयार किया जा रहा है। 2025 के अंत में रशिया इस फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को लॉन्च कर देगा। बता दें कि Su-75 चेकमेट की स्पीड को सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। ये फाइटर जेट मैक 2 की अधिकतम स्पीड से 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ये जो Su-75 है दोस्तों, इसमें आइसर रडार, एक 360 डिग्री का ऑप्टिकल और रेडियो सर्विलांस सिस्टम, एक इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, एक ऑप्टिकल विजन सिस्टम लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर रशिया Su-75 का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है तो कई देश उनके इस 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदेंगे क्योंकि जो सस्ता भी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो उससे खबरें आ रही हैं कि म्यांमार की सेना ने चीन राज्य में हवाई हमला कर दिया, जिसके बाद 5000 से अधिक म्यांमार के नागरिक भारत के पड़ोसी राज्य मिजोरम में आ गए। मिजोरम पुलिस की तरफ से कहा गया है कि म्यांमार सीमा पर मिजोरम के 2 गांवों में 5000 से ज़्यादा लोगों ने शरण ले रखी है, जिसमें कई लोग घायल भी हैं। इस दौरान म्यांमार की आर्मी के 42 जवानों ने मिजोरम पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उन्हें केंद्रीय बल असम राइफल्स को सौंप दिया गया है और भारत सरकार उनके भाग्य का फैसला करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आपने देखा होगा कि अमेरिका और रशिया दोनों के दोनों भारत के साथ हथियार बनाने के लिए काफी बेचैन हैं और दोनों ही देश एक के बाद एक भारत को संयुक्त हथियार उत्पादन करने की पेशकश कर रहे हैं। जहां अमेरिका स्ट्राइकर वाहन को बनाने को लेकर बातचीत कर चुका है और उसके लिए साइन भी कर दिए गए हैं, तो रशिया अब भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए संयुक्त रूप से हथियार उत्पादन करने पर बातचीत कराए। रोसबोरोन एक्सपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो भारतीय उद्यमों के साथ संयुक्त हथियार उत्पादन पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि रशिया ने भारत की सरकारी और निजी कंपनियों के नाम नहीं बताए हैं जिनके साथ रोसबोरोन एक्सपोर्ट बातचीत कर रहा है संयुक्त रूप से हथियारों को बनाने को लेकर। रशिया ने यह भी कहा कि रोसबोरोन एक्सपोर्ट और भारतीय साझेदारों ने भारतीय रक्षा मंत्रालय को Su-30 MKI फाइटर जेट, बख्तरबंद वाहन और एमुनेशन उपलब्ध कराया। रशिया और भारत ने साल की शुरुआत में AK-203 क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफलों का संयुक्त उत्पादन भी शुरू कर दिया है और भारत हर साल रोसबोरोन एक्सपोर्ट से बड़ी संख्या में रशियन हथियार और स्पेयर पार्ट्स और एमुनेशन खरीदता है। इन हथियारों, गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल भारतीय सैन्य बल के शस्त्रागार को मजबूत बनाने में किया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के समझ में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।